झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार में भी उपचुनाव होने वाला है। 4 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान की तारीख आज सीईसी की तरफ से घोषणा की गई है। सवाल ये उठता है कि इन 4 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को हम लोग टटोलेंगे। हमारे साथ आशुतोष चंद्रा हैं और राजीव रंजन जी हैं। इनसे जानेंगे कि महागठबंधन जो ये 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है 13 नवंबर को, किसे उम्मीदवार बना सकता है, कौन रेस में आगे हैं और एनडीए की तरफ से किस दल के खाते में कौन सी सीट जा रही है और कौन प्रत्याशी हो सकता है। शुरुआत आशुतोष चंद्रा से करते हैं हम। महागठबंधन के उम्मीदवार 4 जो सीट है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इसमें से एक एक सीट के बारे में हम शुरुआत करते हैं बेलागंज से ही। तो बेलागंज में महागठबंधन का कैंडिडेट कौन हो सकता है? नहीं, महागठबंधन से जो नाम सामने आ रहा है, सबसे पहले तो चूँकि बेलागंज से खुद सांसद बने हैं सुरेंद्र यादव जी, और फिर उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है विश्वनाथ यादव। चूँकि सुरेंद्र यादव आज से नहीं, बहुत पहले से उनका अपने विधानसभा क्षेत्र पर पकड़ रहा है, और चूँकि लालू परिवार से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में तेज प्रताप की वजह से वो चुनाव हार गए थे काफ़ी कम मतों से। उसके बावजूद भी लालू परिवार के प्रति उनका आस्था बरकरार रहा। तो ऐसे में जहानाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ भी बड़ा फैसला लेने से पहले सुरेंद्र यादव की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। और चूँकि जिस विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं, अगर उनके सीट पर अगर किसी को मौका मिलता है भेजने का, तो स्वाभाविक बात है उनके परिवार के ही किसी सदस्य को भेजा जाएगा। तो जो नाम मुहर लग रहा है वो उनके बेटे के नाम पर मुहर लग रहा है, और उनका बेटा ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। तो जिस परिवारवाद का दाग झेल रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल झेल रहा है, तेजस्वी यादव झेल रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाना क्या लगता नहीं कि तेजस्वी यादव शायद इससे बचना चाहेंगे और कोई और मजबूत कैंडिडेट हो जो सामने आए नाम? ये जो परिवारवाद की परिभाषा है या परिवारवाद का आरोप है, ये सिर्फ आप देखेंगे कि ये सब भाषण में, बयानों में चलता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सेप्टेंस है या नहीं है। आप परिवार के सदस्य हों या फिर कहीं बाहर के सदस्य हों, अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको मानना पड़ेगा। और इससे पहले भी जब तेजस्वी मैदान में आए थे, उस वक्त भी अपोजिशन की तरफ से यानी रूलिंग पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद है, परिवारवाद है, लेकिन जनता ने एक्सेप्ट किया। मतलब कि परिवार का रहे, इधर का रहे, उधर का रहे, मतलब उससे नहीं है, कौन सीट निकाल सकता है वो मायने रखता है। और इसी वजह से विश्वनाथ यादव का नाम फिलहाल एक ही नाम चल रहा है और उनका टिकट आशुतोष चंद्रा के मुताबिक कन्फर्म बताया जा रहा है। दूसरी सीट तरारी है, वहाँ पर सुदामा प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं आरा से। अब वहाँ पर कौन कैंडिडेट हो सकता है? नहीं, चर्चा जो चल रही है, पहले भी वहाँ पर राजू यादव चुनाव लड़े थे और इस बार भी उनके नाम की चर्चा है, लेकिन अभी माले फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और माले के नेता बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम लोग सीक्रेट रख रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है नाम आ जाने के बाद आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तो चूँकि माले में परिवारवाद नहीं है, जो पार्टी है उसमें परिवारवाद की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। हालांकि सुदामा प्रसाद वहाँ से लगातार प्रतिनिधित्व तो करते रहे हैं और उनके ही परिवार में सदस्य हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार के सदस्य को किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में नया नाम राजू यादव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन संभावना है कि कुछ और चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली माले मुख्यालय से उसमें ये था कि 3-4 नाम हैं, लेकिन फाइनल स्टेज में उस पर मुहर लगेगी। जो नाम लेकिन रेस में है, जो वहाँ पर घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अचानक तो कोई घूमना शुरू करेगा नहीं, पहले से ही मूवमेंट रहता है वहाँ पर। तो नाम फिलहाल राजू यादव का ही सामने आ रहा है माले की तरफ से। ठीक है, एक इमामगंज सीट आती है, जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक चुने गए थे लास्ट टाइम। उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी थी। उदय नारायण चौधरी ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने वाले हैं या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है? नहीं, अभी फिलहाल वहाँ पर कोई नया चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। उदय नारायण चौधरी चूँकि वहाँ पर टक्कर देते रहे हैं जीतन राम मांझी को, और ये माना जा रहा है कि उदय नारायण चौधरी की ही दावेदारी वहाँ पर रहेगी। अब देखना होगा कि उदय नारायण चौधरी के नाम पर तेजस्वी मुहर लगाते हैं या फिर कोई नया फेस देने की कोशिश करते हैं, कोई युवा चेहरा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल उदय नारायण चौधरी पार्टी में भी सक्रिय रहे हैं, काफ़ी दिनों से उन्होंने पार्टी में अपना समय दिया है।
और सीनियर नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में उनका नाम लगता है कि उन्हें ये पार्टी मौका देगी। हालांकि टेन्योर बहुत कम, उपचुनाव में टेन्योर बहुत कम रह रहा है, लेकिन इस टेन्योर में भी उदय नारायण चौधरी अगर बाजी मारते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं होगी। अच्छा, एक और सीट है रामगढ़, जहाँ से सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीता है, इसीलिए वो सीट खाली हुई है। सुधाकर सिंह के परिवार के यानी जगदानंद सिंह के परिवार के सदस्य ही इस बार रामगढ़ में लड़ते हुए दिखाई देंगे या कोई नया उम्मीदवार फ्रेश चेहरा सामने आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर अजीत सिंह, आपको याद होगा कि जेडीयू छोड़ करके उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया था और नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, सरकार के कामकाज की कार्यशैली पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उनसे पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे अपने भाई के सीट पर और क्या इसकी भूमिका तैयार हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी, आलाकमान जो फैसला लेगा, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि वो सीट स्वाभाविक तौर पर जगदानंद सिंह के बेटे वहाँ पर लड़ते रहे हैं और सुधाकर सिंह, और ये माना जाता है कि वहाँ जगदानंद सिंह का अपना प्रभाव है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अजित सिंह को लाया गया है तो वही चुनाव लड़ेंगे और कोई दूसरा और नाम वहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अजित पढ़े लिखे हैं और समझदार माने जाते हैं। जेडीयू में जब गए थे, क्षेत्र में पकड़ है, जेडीयू में जब गए थे तो बहुत उनकी तारीफ भी हुई थी, उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत चर्चा हुई थी कि भाई इतने क्वालिफाइड अगर लोग युवा खास तौर से आते हैं राजनीति में तो बेहतर होगा। तो तेजस्वी यादव, मुझे नहीं लगता है कि उस नाम पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। चलिए, तो ये महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार थे जिनके बारे में आशुतोष चंद्रा बता रहे थे। अब एनडीए की तरफ से कौन ताल ठोक सकता है, कौन रेस में आगे है, ये राजीव रंजन नीचे जानेंगे। शुरुआत रामगढ़ से ही करते हैं राजीव जी। जी देखिए, रामगढ़ सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाने वाली है। अभी तक के जो सामने लड़ी भी थी और उनको मिलेगा भी, लेकिन चूंकि वहाँ से कैमूर जिला से एक मंत्री आते हैं जो एमएलसी हैं भाजपा के, संतोष सिंह, वो लीड कर रहे हैं उस सीट को लेकर के। तो वहाँ अशोक सिंह पहले भी उम्मीदवार थे, जीते भी थे वो, और इस बार भी उनकी उम्मीदवारी लगती नज़र आ रही है। लेकिन एक नाम और उभरा है, क्योंकि संतोष सिंह बहुत वजनदार नेता हो गए हैं, इसीलिए मंत्री बनाए गए थे कि अभी हाल के दिनों में जो एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की बनी थी, तो उसमें जो विपक्ष के विधायकों को तोड़ना हुआ, जैसे मुरारी गौतम कांग्रेस के, नीतू सिंह आरजेडी की, डॉक्टर सिद्धार्थ कांग्रेस के, इन 3 विधायकों को तोड़ने में संतोष सिंह की भूमिका काफ़ी अहम थी और इन्हीं के नेतृत्व में ये तीनों विधायक टूटे थे, विपक्षी के खेमे से पक्ष के खेमे में आए थे। तो संतोष सिंह के एक भाई हैं आलोक सिंह, वो भी राजनीति में आए हैं। हालांकि उनका थोड़ा जुड़ाव जदयू से है, लेकिन वो भी एक संभावना बन रही है, वो भी लड़ाई में संभवतः आएंगे और आने की स्थिति में है। लेकिन अंतिम फैसला तो मतलब अशोक सिंह जो पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था और संतोष सिंह के भाई आलोक सिंह हुए, वो 2 नाम में अभी सामने आ रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा बताएंगे 2020 का जो नतीजा था। मुझे लगता है कि जाती होगी अगर अशोक सिंह को टिकट वहाँ से नहीं मिलता है, चूँकि वोट परसेंटेज और वोट कितना मिला था वो हम बताना चाहेंगे। सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर अंबिका सिंह रहे थे जो बीएसपी मायावती की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 57,894 वोट उनको मिला था। और तीसरे नंबर पर अशोक सिंह रहे थे, लेकिन वोट उनको भी मिला था 56,084, यानी कि कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे सुधाकर सिंह। 189 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे और उसी आसपास से मतलब 2-3 हज़ार के आसपास में कम वोट लाया था अशोक सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और अशोक सिंह क्यों मतलब उनको मिलना चाहिए, क्यों भारी पड़ रहे हैं, या संतोष सिंह के जो भाई हैं उनको मिल सकता है, ये थोड़ा सा और हम इसके पीछे का भी परिणाम बताना चाहेंगे कि 2015 में क्या हुआ था। तो 2015 में अशोक सिंह चुनाव जीते हुए हैं बीजेपी के सिंबल पर, तब उनको 57,501 वोट आया था और 8,011 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। और अंबिका सिंह जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, जो पिछली बार 2020 में दूसरे नंबर पर रहे थे, वो अंबिका सिंह राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ा था उन्होंने और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, तब 49,490 वोट आया था उनको।
और बीएसपी के सिंबल पर तब चुनाव लड़ रहे थे प्रमोद सिंह एलियास पप्पू सिंह। तो ये वहाँ के परिणाम है। खैर, दूसरी सीट पे चलते हैं। तरारी, सुनील पांडे हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं अपने पुत्र के साथ। चर्चा उस समय भी हम लोगों ने की थी। क्या अभी तक वही सिनारियो है, वो या उनके पुत्र ही चुनाव लड़ने वाले हैं, या भी इस बीच में कुछ फेरबदल हुआ है? ये देखिए, राजनीति में एक कमिटमेंट होता है, और भाजपा से जब कमिटमेंट पूरा हुआ कि भाई आपको हम सीट देंगे, लेकिन आपको न दे करके किसी और को देंगे, आपके बेटे को दे सकते हैं, तभी सुनील पांडे ने भाजपा ज्वाइन किया था। चूँकि सुनील पांडे हाशिए पे चले गए थे, जिस तरह से हारे थे, उनकी पत्नी भी लड़ी थी, तो वो एक लग रहा था कि अब सुनील पांडे का दौर ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो तब लगे रहे, लगातार लगे रहे। 2 दफ़ा बिल्कुल हारे हैं वो, लेकिन 4 दफ़ा वहाँ से जीते हुए भी हैं सुनील पांडे। हाँ, लेकिन हाल के दिनों में हारे हैं। पहले की बात आप कर रहे हैं, 4 दफ़ा जीते हैं, जब वो बाहुबली का उनका चेहरा हुआ करता था, तब की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब सुनील सिंह पांडे जो हैं, वो बाहुबली पांडे के रूप में नहीं है। आज सुनील पांडे का चेहरा बदला है, बहुत मायने में बदला है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे हैं। तो सुनील पांडे या उनके पुत्र? उनके पुत्र विशाल प्रशांत। हाँ, विशाल प्रशांत, चूंकि उनको लेकर के वो जा करके भाजपा ज्वाइन किए हैं, तो वो एक नाम सामने है अभी फिलहाल। लेकिन भाजपा है, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है, अपने संगठन के लोगों से बात करना जानती है, उसके बाद नाम तय करना जानती है, सरप्राइज करने के लिए जानती है। हाँ, सरप्राइज करने के लिए भी जानती है। बहुत सारे सरप्राइज हैं, एक नहीं कई हैं। तो ये एक नाम तो है, लेकिन दूसरा नाम भी आ सकता है, इसमें कहीं संभावना बनती ही है और बन भी सकती है। लेकिन ये सामने फिलहाल एक सामने है कि हाँ, फिलहाल रेस में टॉप पर कह सकते हैं कि विशाल प्रशांत है, सुनील पांडे के पुत्र हैं। इमामगंज सीट मांझी की सीट हुआ करती है, वहाँ से सांसद चुने गए हैं गया से। परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा? अगर हाँ, तो फिर वो कौन है, या फिर कार्यकर्ता को इस बार टिकट दे करके मांझी जी ये बताएंगे कि ये परिवार की पार्टी नहीं है? जी देखिए, मांझी जी के परिवारवाद का अब असर नहीं पड़ने वाला है। जितना होना था, मांझी जी अपने बेटे को मंत्री बनाए, एमएलसी कोटे से मंत्री बनवाए, अपने केंद्र में मंत्री बन गए, और फिर वो इमामगंज पर अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे। 2 नाम के चर्चे हैं, नारायण मांझी, ये नाम भी उभर करके सामने आया है, क्योंकि कई बार कई ओकेज़न पे जीतनराम मांझी ने उनका नाम लिया है। तो 2 नाम अभी सामने हैं, लेकिन प्रायोरिटी मुझे लगता है कि दीपा यानी पतोह को मिलेगी। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है कि 2-3 सीट की चर्चा। अब कौन सी सीट बची है, रामगढ़ या बेलागंज? बेलागंज। तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र अगर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर कौन टक्कर दे सकता है उनको? जी देखिए, बेलागंज में सुरेंद्र यादव की छवि सब तरह से परिपूर्ण है। नहीं, छवि की बात छोड़ दीजिए, जिताऊ रहे हैं, जीतते आए हैं, और इस बार भी महागठबंधन को लगता है कि जिता दे, मतलब सीट झोली में डाल देंगे। हाँ। झोली में राष्ट्रीय जनता दल की वो सीट न जाए, सुरेंद्र यादव का जो किला है उसको ध्वस्त किया जाए, इसके लिए बीजेपी किसको उतारने जा रही है वहाँ पे? देखिए, नाम तो एक हमारे मित्र सहयोगी आशुतोष जी ने भी खंगाला है, मनोरमा देवी का नाम। तो मनोरमा देवी तो सुरेंद्र यादव से टक्कर लेने की स्थिति में हैं, वो वहाँ से लड़ सकती हैं, एमएलसी भी रही हैं जदयू की। लेकिन एक ताल और ठोका जा रहा है हम के तरफ से। उनका कहना है कि बेलागंज हमारा सीट हुआ करता था। 2015 में वो सीट हम की झोली में गई थी। कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़ा था उन्होंने। हाँ, तो इसलिए वो भी हम अगर मिलता है तब तो नाम बदल सकता है, लेकिन जदयू कोटे को अगर है, और जदयू को मिलना भी चाहिए। देखिए क्या है कि ये चारों विधानसभा उपचुनाव जो हो रहे हैं, चारों में एकमात्र सीट जो है इमामगंज, वो एनडीए का सीट है। बाकी के 3 सीट जो हैं वो एनडीए को गेन करना होगा, लेना होगा, किसी तरह जीतना होगा, तभी इनकी जो अभी की छवि धूमिल हुई है, जो विपक्ष जिस तरह से हमलावर है नीतीश कुमार पर कि अब इनका इकबाल बुलंद नहीं है, इनका खत्म समाप्त हो गया है। तो ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, चूंकि 2025 में
आम चुनाव भी होने वाला है। आशुतोष, ये जो जहाँ पे छोड़े हैं कि मनोरमा देवी, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, मनोरमा देवी हो सकती हैं बेलागंज से जेडीयू की कैंडिडेट, सिर्फ वही नाम चल रहा है कि और भी कुछ नाम हैं और भी कुछ नाम है, फिर भी मनोरमा देवी भारी पड़ सकती हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना, बाहुबली को टक्कर देने के लिए बाहुबली ही सामने होता है, लोहा को काटना है। बाघ के सामने बकरी नहीं बांधी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बाघ के सामने बकरी बांधने वाली कहावत आपको याद होगा, मोकामा में बहुत बार ऐसी घटना हो चुकी है। जब बाघ के सामने आपने बकरी मारी तो फिर बांधी तो फिर क्या उसका हस्र हुआ। मनोरमा देवी वहाँ पर सक्षम उम्मीदवार मानी जा रही हैं। चर्चा ये भी है कि हो सकता है रॉकी यादव उस रेस में आगे निकले, क्योंकि रॉकी यादव जो उनका बेटा है वो भी चाहता है चुनाव लड़ना। आपको याद होगा कि एक केस था, केस के मामले में वो बरी हो चुका है, कोई साक्ष्य मिला नहीं, तो अब उसका कहना है कि नहीं मैं भी लड़ सकता हूं। लेकिन फिलहाल मनोरमा देवी आगे हैं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नक्सलियों से जुड़े एक मामले में एनआईए की रेड भी हुई थी। अब जेडीयू कैसे इस मामले को डिफाइन करती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जेडीयू ने यहाँ मन बनाया है, क्योंकि वहाँ पर सामने में सुरेंद्र यादव होंगे तो उनको टक्कर देने के लिए वैसी ही शख्सियत चाहिए। चूँकि वो सीट खाली भी हो गई है, एक तरीके से वैकेंट है जेडीयू के लिए, ऑप्शंस कई सारे हैं। चूँकि अब है कुशवाहा जो थे वो औरंगाबाद से इस बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर हाँ चुनाव जीत चुके हैं और वही वहाँ से फाइट भी करते रहे हैं, तो ऑप्शन तो है ही मनोरमा देवी। खैर चलिए, लास्ट एक लाइन लेंगे छोटा छोटा। प्रशांत किशोर की भी एंट्री होने वाली है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर जैसा उम्मीदवार बता रहे हैं आप लोग, उस ढंग से लग रहा है कि वैसा ही होने जा रही है। प्रशांत किशोर भी उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कल ऐलान भी कर रहे हैं वो अपने उम्मीदवारों के नाम का। किसको डैमेज कर सकते हैं, किसको फायदा पहुंचा सकते हैं और क्या वो फैक्टर साबित होंगे इस उपचुनाव में? आशुतोष, बहुत दिलचस्प ये मामला होगा और उपचुनाव के बाद तो छोड़ दीजिए, सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर ही होंगी कि किसको कैंडिडेट, किस तरफ से कैंडिडेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। क्योंकि ये जो उपचुनाव होगा ये प्रशांत किशोर के लिए अगले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को दिखाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर अगर प्रशांत किशोर कैंडिडेट देते हैं, कैंडिडेट क्या यादव से होगा, मतलब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कैसा कैंडिडेट होगा, और स्वाभाविक तौर पर जब कैंडिडेट सामने आएगा तो वोट तो कटेगा। अब वोट किसका कटता है, इशारा वहीं से साफ पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर किसको सपोर्ट कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। वोट किसका कटता है ये प्रशांत किशोर पे डिपेंड नहीं करता है, कैंडिडेट के नाम और जो आजकल मतलब बिहार के लिए जाना जाता है कि जाति फैक्टर, कैंडिडेट कौन है और उसकी जाति क्या है, इस पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि अगर जो महागठबंधन का जो वोट बैंक है या राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, अगर कैंडिडेट उस बिरादरी से होता है, उस समीकरण से होता है, तो क्या मतलब महागठबंधन जो आरोप लगाता रहा है, महागठबंधन के नेता जो आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, साबित करने में, जनता को बताने में महागठबंधन कामयाब हो पाएगा 2025 के लिए? जी देखिए, यही उनके लिए सेमीफाइनल जो आप बोल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के लिए कैंडिडेट अनाउंस करना ही नहीं, बैलेंस करना भी कि ये आरोप न लगे, बीजेपी वाले ये ना आरोप लगाएं कि ये देखिए मुझे हराने के लिए महागठबंधन के इसमें है और महागठबंधन वाले ये बड़ी चुनौती होने वाली है, बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उम्मीदवार किस बिरादरी से कहां से किसको चुनकर उतारते हैं वो। जी, प्रशांत किशोर के लिए तो ये टफ काम है आज के डेट में। और वो जो भाजपा की बी टीम का आरोप लगता है और जिस तरह से आरजेडी के नेताओं को उन्होंने अपने जन सुराज में जोड़ा है, बड़े बड़े दिग्गजों को, देवेंद्र यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी जोड़ा, रामबली चंद्रवंशी हैं जो एमएलसी आरजेडी के हुआ करते थे, उनको जोड़ा। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि आरजेडी के तरफ से जोड़े गए। तो तब एक पत्र जगदानंद सिंह ने डाला था, हालांकि वो विवादास्पद पत्र रहा, कार्यकर्ताओं को भेजा था कि जन सुराज में राजद के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इससे बचने का सलाह, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी। लेकिन वो पत्र वापस लिया गया था और कहा गया था कि ये गलत फेक पत्र है, लेकिन वो सच्चाई थी कि जगदानंद ने भेजा था। तो ये सारी चीज़ तो आरोप हैं प्रशांत किशोर पर अभी। अब उस आरोप से बच करके अपनी दावेदारी 2025 के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं प्रशांत किशोर, ये अब सबसे बड़ी बात होगी। और किसको जिताते हैं, किसको हराते हैं, ये अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर के अस्तित्व का
फैसला ये उपचुनाव हो जाएगा 2025 के लिए। बिल्कुल, मतलब मुझे वही जो हम लोग निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए यही चैलेंज रहेगा कि जो लांछन लग रहा है कि बीजेपी कहती है कि आप महागठबंधन की बी टीम हैं और महागठबंधन वाले कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, ये कैसे बैलेंस करके इस जो आरोप को है वो गलत साबित करते हैं। और जो जिस चर्चा के लिए बैठे थे हम लोग कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है महागठबंधन से जो 4 विधानसभा सीट पर बिहार में उपचुनाव होने वाला है, मुझे लगता है कि दर्शक समझ गए होंगे। हालांकि राजनीति में परिस्थिति के मुताबिक चीज़ें बदलती है, तो अंतिम वक्त में क्या होता है नहीं होता है वो भी हम बताएंगे। क्या डेवलपमेंट इस बीच में, चूँकि 13 नवंबर को चुनाव है, अभी वक्त भी है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने करीब करीब खाका तैयार है। उम्मीदवार के नाम भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। कब ऐलान होता है वो भी हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।